मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको अरबों की सिंध विजय के बारे में बताएंगे। अरबों ने भारत में जो विजय प्राप्त की वो सबसे पहले सिंध पर ही विजय प्राप्त की। इसके ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हमें चचनामा नामक ग्रंथ से पता चलता है। ये अरबी भाषा में लिखा गया अली अहमद द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इससे हमें अरबों की सिंध विजय से पहले के इतिहास के बारे में पता चलता है। यहाँ पर इसके अलावा हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय में जो हिंसा गाया था चीनी यात्री, उसने भी सिंध के बारे में वर्णन किया है। सासीराम फर्स्ट हर्ष के समकालीन शासक होता है और इस शासक को वेलसांग ने सिंध का शूद्र शासक बताया है। इसके बाद हम देखते हैं सासीराम सेकंड या राय साहसी नाम से शासक होता है और इसके ये सिंध का अंतिम शूद्र शासक है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि चच जो इसका ब्राह्मण मंत्री होता है, राय साहसी सेकंड की मृत्यु के बाद चच के हाथ में सत्ता आती है। ये राय साहसी की विधवा रानी सुब्बन देवी से विवाह कर लेता है और सिंध की सत्ता पर काबिज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चच के बाद चच का पुत्र दाहिर सिंध का शासक बनता है। 708 ईस्वी में इसका राज्य रोल होता है। 712 ईस्वी तक ये सिंध का शासक रहता है। अरबों के आक्रमण, हम देखते हैं कि अरबों के आक्रमण भारत पर हुए। इन आक्रमणों के पीछे आखिर क्या कारण थे? इन अगर आक्रमणों की हम बात करें तो हम देखते हैं कि 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद देखते हैं कि ईरान तक के क्षेत्र पर अरबों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेते हैं और इस प्रकार से अरबों की भारत से सीमाएं छूने लगती हैं। तो स्वाभाविक है कि भारत विजय के लिए उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं। तो भारत विजय के कारण भारत पर अरबों के आक्रमण के क्या कारण थे? उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत की संपन्नता। साम्राज्य सेकंड है साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। थर्ड है इस्लाम प्रसार। देखिए भारत की जो आर्थिक संपन्नता थी कहीं न कहीं अरबों को भारत पर आक्रमण करने के लिए लालायित कर रही थी। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाएं, जिस तरह से इस्लाम का उदय होता है उसके बाद साम्राज्य का विस्तार करते हैं, तो तुर्की से लेके ईरान तक के क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो स्वाभाविक है कि साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाएं उन्हें भारत के लिए प्रेरित कर रही थी। इसके अलावा कहीं न कहीं इस्लाम प्रसार का जुनून भी था जो उन्हें भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहा था। यहाँ पे बताने वाली बात जो है वो ये है कि भारत में प्रवेश के लिए जो मार्ग थे अरबों के लिए, वो एक तो जलमार्ग था, मकरान के किनारे किनारे समुद्री तट से होते हुए वो भारत पर आक्रमण कर सकते थे। इसके अलावा स्थल मार्ग भी थे, स्थल मार्ग से होते हुए भी वो भारत पर आक्रमण कर सकते थे। इनमें खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और इसके अलावा मकरान से होते हुए भी वो भारत पर आ सकते थे। यहाँ पे बताने वाली बात यह है कि अरबों ने भारत में प्रवेश के लिए आक्रमण के लिए इन संपूर्ण मार्गों का प्रयोग किया है। 636 ईस्वी में हम देखते हैं कि अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण होता है। प्रथम आक्रमण मुंबई के निकट थाना पर हुआ है। ये अभियान असफल होता है। खलीफा उमर के समय में यह आक्रमण किया गया। इसके बाद हम देखते हैं 644 ईस्वी में पश्चिमी सिंध पर आक्रमण किया जाता है। यह आक्रमण मकरान से होते हुए होता है। अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में होता है। इस समय खलीफा उस्मान होते हैं और हम देखते हैं कि मकरान और सिंध दोनों के शासक पराजित होते हैं, लेकिन इस पराजय के बाद भी अरबों की जो विजय होती है वो स्थायी नहीं हो पाती। इसके बाद हम देखते हैं 659 ईस्वी में अल हरीस जो शासक आक्रमणकारी होता है उसके नेतृत्व में आक्रमण किया जाता है। ये आक्रमणकारी असफल होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं 664 में अल मुहल्लक भी आक्रमण करता है। ये भी असफल होता है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मकरान की अरबों द्वारा विजय कर ली जाती है और इस प्रकार से सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसी समय हम देखते हैं 708 ईस्वी में श्रीलंका से एक जहाज जाता है अरब के लिए और उस समुद्री जहाज में दमिश्क के खलीफा वलीद और इराकी गवर्नर हज्जाज के लिए भेंट होती है। इसके अलावा कुछ
मुस्लिम स्त्रियां होती हैं जो उस जहाज में जा रही होती हैं, इन्हें देवल क्षेत्र के समुद्री डाकू लूट लेते हैं। इस लूट के बाद क्या होता है, जो हज्जाज होता है वो काफी क्रुद्ध होता है और राजा दाहिर से इस बात की मांग करता है कि वो समुद्री डाकुओं को दंडित करे और इसकी क्षतिपूर्ति करे। लेकिन राजा दाहिर इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं और इसलिए एक ये तात्कालिक कारण लड़ाई का बनता है या एक बहाना बनता है, हम कह सकते हैं। 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में आक्रमण किया जाता है, ये असफल होता है और मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बुदैल के नेतृत्व में आक्रमण होता है, ये भी असफल होता है और मारा जाता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण किया जाता है। ये मोहम्मद बिन कासिम जो होता है ये इराकी गवर्नर हज्जाज का दामाद और भतीजा होता है। ये मकरान के रास्ते देवल की ओर बढ़ता है और मकरान से होते हुए जब आता है तो यहाँ मकरान का जो गवर्नर होता है हारून, वो भी इसके सपोर्ट के लिए साथ में चलता है। जब ये देवल के लिए आगे बढ़ता है तो रास्ते में जो मेड़ जाति होती है, इसके अलावा जाट होते हैं, वो इसके साथ हो जाते हैं, इसका सपोर्ट कर देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का देवल को घेर दिया जाता है और देवल सिंध का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह होता है। इस बंदरगाह पर अधिकार कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम और देवल में 3 दिन तक जनसंहार होता है। देवल में जनसंहार के बाद 17 वर्ष से ऊपर के संपूर्ण पुरुषों को मार दिया जाता है और उससे कम आयु के पुरुषों को गुलाम बना दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं देवल पर अधिकार करने के बाद ये नीरुन के लिए आगे बढ़ता है। नीरुन पर जो होता है बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण, इनका ये बहुत शहर होता है और ये इसमें मोहम्मद बिन कासिम का कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है। अंततः ये उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और नीरुन पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सेहवान के लिए आगे बढ़ता है। सेहवान में बजहरा शासन कर रहा होता है। बजहरा शासन कर रहा होता है। बजहरा इसका कजिन होता है राजा दाहिर का। सेहवान के जो लोग होते हैं वो प्रतिरोध में उसका साथ नहीं देते हैं। अंततः सेहवान से बजहरा को पलायन करना पड़ता है और सेहवान पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। सेहवान के लोग क्या करते हैं, जजिया कर देना स्वीकार कर लेते हैं और जजिया कर स्वीकार करने से वो जिम्मी कहलाते हैं। जो लोग जजिया कर देना स्वीकार करते थे, इस्लामी साम्राज्य में ऐसे लोगों को जिम्मी कहा जाता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि बुधिया पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। बुधिया में जाटों के यहाँ बजहरा ने शरण ली होती है, इसलिए बुधिया पर आक्रमण किया जाता है। बजहरा यहाँ मारा जाता है, जाट पराजित होते हैं और जाटों का जो मुखिया होता है काक, वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा दाहिर इस समय क्या होता है, रावर के दुर्ग में शरण लिए होता है। पश्चिमी सिंध को स्ट्रेटजी के तौर पर वो छोड़ देता है और रावर के दुर्ग में ये शरण लेता है या दुर्गबंदी करता है। यहाँ पर सिंधु नदी को पार करने के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम पहुंचता है तो रावर के मैदान में 20 मार्च 712 ईस्वी को राजा दाहिर से युद्ध होता है, जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु होती है। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि राजा दाहिर की जो विधवा रानी होती है वो प्रतिरोध का प्रयास करती है और उसके बाद वहां की स्त्रियों के साथ में वो जौहर कर लेती है रानी बाई। इसके बाद हम देखते हैं रावर के बाद ब्राह्मणाबाद के लिए अभियान किया जाता है। ब्राह्मणाबाद में जो राजा दाहिर का पुत्र होता है जयसिंह, ये शासन कर रहा होता है। ब्राह्मणाबाद में 6 महीने के प्रतिरोध के बाद मोहम्मद बिन कासिम को सफलता मिलती है। इसका जो मंत्री होता है उसके विश्वासघात के कारण जयसिंह पराजित होता है और जयसिंह के पराजित होने के बाद यहाँ से रानी लाड़ी जो दूसरी विधवा है राजा दाहिर की, इसके अलावा उसकी 2 पुत्रियां होती हैं राजा दाहिर की, सूर्या और कमला, इनको बंदी बना लिया जाता है और खलीफा के लिए भेंट स्वरूप भेज दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अरोर पर इसका अधिकार होता है। अरोर सिंध की राजधानी होती है। अरोर पर भी इसका अधिकार मोहम्मद बिन कासिम का हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम का अरोर पर अधिकार होने के बाद सिंध विजय का अभियान संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मुल्तान के लिए अभियान किया जाता है। 713 ईस्वी में 2 महीने के अभियान के बाद मुल्तान पर विजय प्राप्त करते हैं अरब लोग।
और मुल्तान में इतना अकूत स्वर्ण प्राप्त हुआ था कि इसे स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है 715-16 ईस्वी में। मृत्यु के संबंध में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं कि इसकी मृत्यु क्यों हुई। इसकी मृत्यु के बारे में जो चशनामा में लिखा है वो ये लिखा है कि इसे खलीफा के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि खलीफा ने ऐसे अपने वीर सेनानायक को मृत्यु दंड क्यों दिया जिसने उसकी गोद में, उसकी झोली में इतनी बड़ी सफलता प्रस्तुत की, भारत में विजय एक स्थायी राज्य स्थापित किया, उसे आखिर खलीफा ने मृत्यु दंड क्यों दिया। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इस समय खिलाफत में परिवर्तन होता है। 714 ईस्वी में खलीफा वलीद की मृत्यु हो जाती है। नए खलीफा जो सुलेमान बनते हैं ये हज्जाज के शत्रु होते हैं। हज्जाज के शत्रु होते हैं तो स्वाभाविक है कि ये कहीं न कहीं इसके मोहम्मद बिन कासिम को भी अपना नहीं मानते हैं। और इसमें एक कहानी प्रचलित है, वो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सूर्या और प्रमिला को खलीफा के पास भेंट स्वरूप भेजा था। खलीफा को जब सूर्या और प्रमिला ने कहानी सुनाई कि उनके सतीत्व को भेंट से पहले ही भंग किया जा चुका है, तो इससे खलीफा काफी क्रुद्ध होता है और उसे मृत्यु दंड देता है। इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड देकर मार दिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद सिंध में साम्राज्य प्रसार का अभियान रुक जाता है। 717 में उमर सेकंड खलीफा बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं खलीफा हिसाम 724 से 743 तक होते हैं। इन्हीं के समय में जुनैद को सिंध का गवर्नर बनाया जाता है। जुनैद को सिंध का गवर्नर बनाया जाता है और जुनैद ने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास किया है लेकिन विफल होता है। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना हम कह सकते हैं कि जयसिंह को कैद करके मार दिया जाता है। और इस तरीके से सिंध में पूर्ण रूप हिंदू शासन समाप्त कर दिया जाता है। इसमें होता क्या है, जयसिंह जब ब्राह्मणाबाद में पराजित होता है उसके बाद इस्लाम को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब स्वयं को शक्ति प्राप्त करता है तो फिर से इस्लाम को छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि खलीफा हिसाम के समय में फिर से इस्लाम स्वीकार कर लेता है। लेकिन अंततः हम देखते हैं कि खलीफा हिसाम के समय में जुनैद को सिंध का गवर्नर बनाया जाता है और सिंध का गवर्नर बनने के बाद वो साम्राज्य विस्तार का प्रयास करता है, लेकिन इस प्रयास में वो विफल होता है। इसके समय की हम एक उपलब्धि मान सकते हैं कि उसने जयसिंह को, जो राजा दाहिर का पुत्र था, उसे कैद करके मार देता है, वध कर देता है उसका। हम देखते हैं जयसिंह के बारे में हम बताएंगे कि ब्राह्मणाबाद में जिस तरह वो पराजित होता है जयसिंह, उसके बाद उसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। इस्लाम को स्वीकार करने के बाद फिर शक्ति प्राप्त करने के बाद फिर से उसने इस्लाम छोड़ दिया था, फिर उसने इस्लाम को स्वीकार किया। इस तरह से जुनैद द्वारा जब जयसिंह का वध कर दिया गया तो पूर्ण रूप सिंध पर हिंदू शासन समाप्त हो जाता है। हिंदू शासन समाप्त होने के बाद हम आपको बताएंगे कि उस समय समकालीन शासक हिंदू कौन से थे, माने भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में अगर हम बताएंगे तो पुलकेशिन, अवन, जनाश्रय। देखिए भारत में उस समय काफी शक्तिशाली हिंदू शासक विद्यमान थे, जो उनके आगे अरबों की शक्ति बहुत क्षीण थी, बहुत कम थी। देखिए अवनी, जनाश्रय, पुलकेशिन राज, ये चालुक्य शासक थे। नागभट्ट प्रथम ये प्रतिहार शासक थे। वल्लभी के शासक शीलादित्य पंचम थे। ललितादित्य मुक्ताभिषेक कश्मीर के शासक थे, कारकोट वंश के काफी महान शासक थे। मालवा के यशोवर्मन थे। ये सारे शासक काफी शक्तिशाली थे। लेकिन हम देखते हैं कि इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण शत्रु इनके थे, सबसे विकट शत्रु जिसे हम कह सकते हैं इन लोगों का, वो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक इनके सबसे शक्तिशाली शत्रु थे और राष्ट्रकूटों से, मानखेत के जो राष्ट्रकूट थे उनसे इनके संबंध अच्छे थे। इन्होंने काफी महत्वपूर्ण शासकवाद का बताया है। इसके बाद हम देखते हैं 750 ईस्वी में उमैया खिलाफत समाप्त होती है और अब्बासी खिलाफत की स्थापना होती है और जो खिलाफत का केंद्र होता है वो दमिश्क से हटकर बगदाद में आ जाता है।
871 ईस्वी तक, या कह सकते हैं 9वीं शताब्दी के अंत तक सिंध से अरबों का प्रभाव पूर्ण रूप में लगभग समाप्त हो जाता है। मंसूरा और मुल्तान नाम की दो छोटी छोटी रियासतें रह जाती हैं। अल मंसूरा, मंसूरा या अल मंसूरा कह सकते हैं। अल मंसूरा के बारे में हम आपको बताएं, ये शहर अरबों द्वारा सिंध विजय के बाद बसाया गया और अल मंसूरा ही अरबों की सिंध की राजधानी थी। तो अल मंसूरा और मुल्तान ये दो शहर होते हैं जो दो रियासतें इनकी रह जाती हैं। इसके बाद हम अगर इनके प्रभाव की बात करें कि किस तरह से इनका प्रभाव हुआ, तो इतिहासकार जो स्मिथ हैं वो अरबों के भारत पर प्रभाव को शून्य बताते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये प्रभाव शून्य नहीं था, इसके काफी दूरगामी परिणाम थे, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन हिंदू संस्कृति की वास्तव में ये अपने शासक वर्ग पर विजय थी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि सर्वप्रथम सिंध ही वो राज्य है जहां पर हिंदुओं पर जजिया लगाया गया। सबसे पहले जजिया लगाने वाला जो व्यक्ति था वो मोहम्मद बिन कासिम था। सबसे पहले जिन लोगों पर जजिया लगाया गया वो सिंध के लोग थे। हम देखते हैं कि भारतीय अंकों को इन्होंने अरबों ने भारत से सीखा और इन्हें हिंद से कहा गया। हिंद से का अर्थ होता है हिंद से प्राप्त किया, हिंद से या हिंदसा। और इन्हीं अंकों को जब यूरोप ने भारत से अरबों से सीखा तो इन्हें अरेबियन अंक के नाम से बुलाया गया। इस तरह से हम देखते हैं। इसके अलावा एक अबू मसर जो अरबी ज्योतिषी था, बनारस में रहकर उसने 10 वर्ष तक ज्योतिष का अध्ययन किया है। पंचतंत्र जो ग्रंथ है भारतीय विष्णु शर्मा द्वारा लिखा हुआ, जो गुप्त पीरियड में लिखा गया था, इसका कलीला और दिमना नाम से अरबी में अनुवाद किया जाता है। कलीला व दिमना नाम से अरबी में अनुवाद किया जाता है। बाद में देखते हैं नौशीरुआ के नाम से फारसी में भी इसका अनुवाद होता है इस ग्रंथ का। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत से भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। और इसके अतिरिक्त जो संपर्क थे राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो इसका प्रभाव शून्य इसलिए नहीं हो सकता। भारत में पहली इस्लामिक शक्ति वो अरब ही थे जिन्होंने भारत में अपने को राजनीतिक रूप से स्थापित किया। और कहीं न कहीं भारत में तुर्की सत्ता के स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा हम देखते हैं सामाजिक रूप से भारत में एक नए वर्ग का होता है जो इस्लाम में परिवर्तित हिंदू बहुत सा वर्ग हुआ वो भी। इसके अलावा एक वर्ग ऐसा भी था जो अरबी और भारतीयों के संसर्ग से उत्पन्न हुआ, इसे वाइजियर के नाम से जाना जाता है। ये भी भारत में उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा व्यापार के नए नए मार्ग होते हैं। दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आती हैं और अंततः भारतीय और अरबी लोगों के संपर्क से हर क्षेत्र में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ प्रभाव